हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर जो कि हिंदी, जिसका भी हिंदी सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि काफ़ी ये प्रश्न जो अति लघु जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब करता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़े कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़े। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में आपका अति लघु मैं कवर करा दूँ और बहुविकल्पी, ये जो दोनों का झंझट है वो आपका पूरा पूरा ख़त्म हो जाए। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में भी मैं लाई हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि पूरे 80 क्वेश्चन होंगे। जिस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा जो अति लघु है वो पूरा पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन तो कर ही लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि भाषा का प्रयोजन क्या है, तो इसका उत्तर है कि भाषा का प्रयोजन संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद प्रश्न दूसरा है कि संचार भाषा कैसी भाषा है, जो संचार जो भाषा है वो किस तरह की भाषा है। तो उत्तर है कि जो संचार भाषा है वो मूलतः संप्रेषण की भाषा है। प्रश्न तीसरा है कि राजभाषा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है कि राजभाषा उसे कहते हैं जब उस देश का संविधान उस भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर दे, तो उसे ही राजभाषा कहते हैं। जैसे हम लोगों का भी राजभाषा होता है, तो उस संविधान में अगर कोई भी देश हो, अगर वहाँ का संविधान अगर जिस भाषा को घोषित कर दे वही राजभाषा हो जाता है। प्रश्न 4 जो है कि भारत की राजभाषा कौन-सी है? तो ये सबको आंसर पता होगा कि जो हमारी भारत की जो राजभाषा है, मातृभाषा जो है, वो हमारा हिंदी है। उसके बाद प्रश्न 5 है कि हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कब घोषित की गई? तो ये भी आपको याद रखना है कि 26 जनवरी सन 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दी गई। ये जितने भी प्रश्न है ये 1 नंबर का ये प्रश्न है, तो इन सब ये काफ़ी आपको डिस्टर्ब करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जो कि आपका ये जो अति लघु है वो पूरे का पूरा तैयार हो जाए। उसके बाद प्रश्न 6 है कि माध्यम भाषा किसे कहते हैं? तो उत्तर है इसका कि जिस भाषा के द्वारा पठन-पाठन और शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, उसे माध्यम भाषा कहते हैं। मतलब जिस भाषा से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे इंग्लिश से हो, चाहे उर्दू से, फ़ारसी हो, कोई भी भाषा से अगर पाठन-पाठन का काम होता है, पढ़ाने-पढ़ाने का काम होता है, तो वहाँ पे वो माध्यम उसको कहते हैं, माध्यम भाषा कहते हैं। प्रश्न 7 है कि प्रयोजनमूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है कि प्रयोजनमूलक हिंदी अंग्रेजी शब्द फ़ंक्शनल हिंदी का प्रायः है। अगर शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ हुआ ऐसी विशेष हिंदी जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही किया जाए। प्रश्न अब 8 है कि व्यवहारिक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मतलब जो व्यवहारिक हिंदी है उससे क्या मतलब है? तो इसका उत्तर है कि व्यवहारिक हिंदी से तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि जो दैनिक जीवन में कार्य जो साधन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और जो किए जाने वाली जो हिंदी है, ऐसी भाषा जिनकी संरचना में व्याकरण की अनिवार्यता के बजाय व्यवहारिक उपयोगिता अधिक हो, तो इसे व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है 9 कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्रयोजनमूलक हिंदी के कितने रूप बताए हैं? फिर से पढ़ देते हैं प्रश्न कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्रयोजनमूलक हिंदी के कितने रूप बताए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो डॉक्टर भोलानाथ है वो प्रयोजनमूलक हिंदी को 7 रूपों में बताएँ। तो वो कौन-कौन से हैं? तो इसमें पहला जो है कि बोलचाली हिंदी, दूसरा ये है कि व्यापारी हिंदी, तीसरा ये है कि कार्यालय हिंदी, चौथा है कि शास्त्रीय हिंदी, 5 है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी, 6 है कि साहित्यिक हिंदी, 7वां है कि प्रशासनिक हिंदी। प्रश्न 10 है कि पारिभाषिक शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो निरंतर चिंतन एवं अनुसंधान के परिणाम स्वरूप नए-नए सिद्धांतों और संकल्पनों का जन्म होता रहता है, तो साथ ही साथ विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण नई-नई वस्तुओं का निर्माण होता रहता है। तो इन संकल्पनाओं और वस्तुओं को इनके निश्चित अर्वता के व्यक्त करने के लिए पारिभाषिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये है पारिभाषिक शब्द का अर्थ। और उसके बाद आते हैं हम प्रश्न 11 पे कि परिभाषिक शब्द को परिभाषित कीजिए।
परिभाषिक तो है, लेकिन इस शब्द को परिभाषित कीजिए कि ये परिभाषिक क्यों है। तो परिभाषिक शब्द उस शब्द को कहते हैं जो क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और विशेष अर्थ को ही व्यक्त करते हैं। ऐसे शब्दों को परिभाषिक शब्द कहा जाता है। प्रश्न 12 है कि परिभाषिक शब्द की कोई दो विशेषता बताइए। आप कैसे जानेंगे कि ये परिभाषिक शब्द है? तो इसमें परिभाषिक शब्द की विशेषता है, पहला कि परिभाषिक शब्द का अर्थ सुस्पष्ट और सुनिश्चित होता है। दूसरा ये है कि एक विषय या सिद्धांत में उसका केवल एक ही अर्थ रहता है, तो वो परिभाषिक की ये विशेषता है, उससे हम जानते हैं कि ये परिभाषिक शब्द है। उसके बाद हम आते हैं 13 प्रश्न पे कि परिभाषिक शब्दों के प्रकार लिखिए, कितने प्रकार के होते हैं? तो परिभाषिक शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला ये कि पूर्ण परिभाषिक। पूर्ण परिभाषिक में क्या होता है कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग केवल परिभाषिक शब्द के रूप में ही किया जाता है, सामान्यतः सामान्य प्रसंग में उनका प्रयोग होता ही नहीं। दूसरा ये है कि अपूर्ण परिभाषिक। पूर्ण मतलब उसमें परिभाषिक शब्द को रूप में प्रयोग किया जाता है, और दूसरा जो कि अपूर्ण परिभाषिक है, तो ऐसे शब्द जो विषय विशेष से संबद्ध प्रोवित में विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं, फलतः परिभाषिक स्वरूप का निर्वाह करते हैं, लेकिन जब उस विषय क्षेत्र से हटकर उनका प्रयोग किया जाता है तो उनका परिभाषिक अर्थ नहीं होता है, मतलब कि अपूर्ण रह जाता है, तो वो होता है हमारा अपूर्ण परिभाषिक। प्रश्न 14 है कि IIMAI किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IIMAI किसे कहते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए, आई से है कि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। उसके बाद जो सेकेंड वाली जो आई है, इसका मतलब है इंटेंशन यानी कि उद्देश्य। एम से होता है मेथड यानी कि प्रक्रिया विधि, हर एक चीज़ का एक मेथड होता है। ए से है कि एडमिनिस्ट्रेशन, घटना के पृष्ठभूमि एवं प्रबंध। और आई से है कि इंट्रो कम्युनिकेशन, पारस्परिक संचार। उसके बाद 15 क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द डियर मैडम का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा। अंग्रेजी शब्द डियर मैडम का सही अनुवाद क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा कि अंग्रेजी शब्द डियर मैडम का शब्द अनुवाद प्रिय श्रीमती जी होगा। ठीक है, डियर मैडम का होगा, शुद्ध हिंदी कहे तो कि प्रिय श्रीमती जी, जो कि गलत है। अतः इसकी जो सही अनुवाद जो है आदरणीय महोदय या सुश्री होगा। ठीक है, जो श्रीमती जी है वो गलत है, और इसका सही अनुवाद जो होगा हिंदी अनुवाद डियर मैडम का, वो होगा आदरणीय महोदय या फिर सुश्री, उसको कह सकते हैं। प्रश्न 16 है कि प्रशासनिक शब्दावली से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है कि प्रशासन के कामकाज में जिन टिप्पणियों या फिर रूढ़ियों शब्दों का प्रयोग होता है उनको प्रशासनिक शब्दावली कहते हैं। प्रश्न 17 है कि प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण किस आधार पर किया जाता है। तो प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण प्रायः पारस्परिक परिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। प्रश्न 18 है कि चेयरमैन पद का हिंदी रूपांतरण क्या है। चेयरमैन का, तो चेयरमैन पद का हिंदी रूपांतरण होगा सभापति या फिर अध्यक्ष, उसको बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है, चेयरमैन का मतलब होगा सभापति या फिर अध्यक्ष, और डियर मैडम का अर्थ सही होगा आदरणीय महोदय या फिर सुश्री। प्रश्न 19 है कि पदनाम से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है कि पदनाम से यह मतलब है कि उस नाम से है जो किसी सेवा, कार्य, प्रशासनिक या व्यक्तिगत या व्यवसायिक क्षेत्र में संलग्न किसी व्यक्ति में आरोपित किया जाता है। प्रश्न 20 है कि एक अच्छे पत्र की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है कि एक अच्छे पत्र की भाषा सुस्पष्ट, सरल, संतुलित एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। तो ये अच्छे एक पत्र की विशेषता है, इसे कह सकते हैं। प्रश्न 21 है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण लिखिए। तो देखिए, पत्र जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला ये कि एक पर्सनली व्यक्तिगत होता है पत्र, और दूसरा ये कि व्यापारिक पत्र होता है, और तीसरा ये कि शासकीय पत्र, चौथा होता है कि हम किसी को आवेदन पत्र देते हैं, और पांचवा ये कि संपादक के नाम पत्र। प्रश्न 22 है कि वर्तमान में पत्र लेखन की दशा कैसी है। तो उत्तर है कि वर्तमान में पत्र लेखन की दशा अच्छी नहीं है, क्योंकि दूरसंचार का विकास हो रहा है। फिर भी व्यापारिक दशा, शासकीय कार्य
आज भी पत्रों द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न 23 है कि शासकीय पत्र से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा किसी कार्य के संबंध में किसी दूसरे विभाग के अधिकारी या अपने विभाग के अधिकारी को लिखे जाने वाला पत्र वो शासकीय होते हैं। मतलब जो विभाग या अधिकारी के जो पत्र जो होते हैं वहाँ अगर पत्र लिखा जाए तो उस पत्र को हम शासकीय पत्र के नाम से जानेंगे, तो वो हमारा होता है शासकीय पत्र। प्रश्न 24 है कि पत्र किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पत्र जो है वो शब्द पौधे और वृक्षों के पत्ते का पर्यायवाची है, पत्र। प्रश्न 25 है कि विज्ञापन शब्द कब प्रचलित हुआ? तो इसका उत्तर है कि जब संचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ तो विज्ञापन शब्द का प्रचलित हुआ। यानी कि जब समाचार पत्रों का जब से प्रकाशन का जब शुरुआत हुआ तब। उसके बाद आता है कि प्रश्न 26 कि प्राचीन काल में विज्ञापन का सबसे सरल उपाय क्या था? तो उत्तर है कि जगह-जगह जगाकर डुगडुगी, ढोल, घंटे आदि बजाकर लोगों को एकत्र करना। बहुत पहले ये विज्ञापन मतलब किसी भी चीज़ की प्रचार करने के लिए ढोल बजा के हुआ करते थे। प्रश्न 27 है कि अध्यादेश का क्या आशय है? अध्यादेश इसका उत्तर है कि अध्यादेश वह आधिकारिक आदेश है जो किसी कार्य व्यवस्था आदि के संबंध में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निकाला जाता है, तो वो अध्यादेश है। उसके बाद प्रश्न 28 है कि पत्र क्या होते हैं? तो पत्र प्रायः पत्र लेखक की मनोवृत्ति और मनोदशा का दर्पण होता है। पत्र लेखक उसी के अनुकूल भाषा और शब्दों का प्रयोग अपने पत्र लेखन में करता है। 29 है कि पलवन किसे कहते हैं? तो किसी वाक्य के भाव को विस्तार से प्रकट करने को पलवन कहते हैं। प्रश्न 30 है कि अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने वाले किसी साहित्यकार का नाम बताइए। तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न 31 है कि पलवन व व्याख्या में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है कि पलवन में वाक्य के केवल भावों का विस्तारण होता है, जबकि व्याख्या में प्रसंग तथा आलोचना का भी समावेश होता है, यानी कि कमी का भी यहाँ पे समावेश होता है। प्रश्न 32 है कि किन रचनाओं का पलवन संभव है? तो किसी भी अवतरण, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति या मुहावरे का पलवन किया जा सकता है। प्रश्न 33 है कि पलवन के लिए कौन सी शैली उपयुक्त है? तो जो पलवन अर्थात विस्तारण, उसका मतलब ये हुआ कि विस्तारण के लिए व्यास शैली अधिक उपयुक्त है। प्रश्न 34 है कि संक्षेपण और सारांश में क्या अंतर है? एक संक्षेपण होता है और दूसरा होता है सारांश। तो संक्षेपण मूल अवतरण का 1/3 होता है, जबकि सारांश जो है वो मुख्य बातों को अत्यधिक सूक्ष्म रूप में लिखा जाता है। किसी भी कहानी होता है तो मेन उसका उद्देश्य जो होता है वो होता है सारांश होता है, जो कि छोटी बातों में जो मुख्य कहानी का उद्देश्य होता है, जो उसमें दिया रहता है उस कहानी का, वो होता है सारांश में। प्रश्न 35 है कि संक्षेपण विधि क्या है? तो मूल अवतरण के वाचन तथा रेखन के उपरांत तैयार किए गए प्रारूप का निरीक्षण इस प्रकार से करें कि उसकी भाषा, शीर्षक तथा क्रमबद्धता का निर्धारण किया जा सके तथा संक्षेपण के शैलीगत अनुदेशों का पालन किया जा सके। प्रश्न 36 है कि संक्षेपण क्या है? तो संक्षेपण वह विधा है जिसमें किसी भी अवतरण के अनिवार्य तत्वों को 1/3 शब्दों में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न 37 है कि प्रतिवेदन से क्या समझते हैं? तो प्रतिवेदन जो है प्रतिवेदन ऐसा प्रार्थना पत्र होता है जिसमें कि किसी न किसी अपने कठिनाई या कष्ट संबंधी बातों कही जाती है, तो वो हमारा होता है प्रतिवेदन। प्रश्न 38 है कि टिप्पणी कितनी प्रकार की होती है? तो टिप्पणी मुख्य 2 प्रकार की होती हैं। एक अधिकारी स्तर की टिप्पणी और तथा सामान्य स्तर की टिप्पणी। तो ये आपको याद रखना है कि एक अधिकारी स्तर की टिप्पणी होती है और दूसरा ये होता है सामान्य स्तर की टिप्पणी। प्रश्न 39 है कि कंप्यूटर क्या है? तो साधारणतः शब्दों में जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो गणना कर सकती है, और अधिक व्यापक रूप में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्त है जो गणितीय गणनाएँ कर सकती है एवं तार्किक फैसले ले सकती है। उसके बाद प्रश्न 40 है कि कंप्यूटर की विशेषताएँ लिखिए। कंप्यूटर की विशेषताएँ सीमाएँ निम्नलिखित है। इसमें पहला ये कि कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है। इसमें पहला गति, शुद्धता। गति मतलब तेज़ी होती है, स्पीड होती है, शुद्धता होती है, सही-सही होती है, संचय क्षमता इसकी है, स्वचालन है, खुद चलती है, आपको बस थोड़े-थोड़े वो करना है। उसके बाद 5वां है कि अनवरत चलती है, क्षमता इसकी है, व्यापक उपयोगिता।
उसके बाद प्रश्न 41 है कि कंप्यूटर की सीमाएँ लिखिए। तो कंप्यूटर की प्रमुख सीमाएँ हैं, व्यवहारिक ज्ञान, बुद्धिमत्ता की कमी है। दूसरा ये कि अचेतन, तीसरा एक निर्देशों का निर्भरता, चौथा है कि स्वतः सुधार करने में सक्षम है। प्रश्न 42 है कि कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली 2 मूल संक्रियाएँ लिखें। तो इसमें पहला ये कि डाटा एवं निर्देश पढ़कर ग्रहण करता है। दूसरा ये कि डाटा एवं निर्देश को भंडारित करता है। प्रश्न 43 है कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है? तो यह एक बहुउद्देशीय सबसे छोटी संपूर्ण कंप्यूटर मतलब पूरे कंप्यूटर में से सबसे छोटी कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें कि पूरे संपूर्ण सीपीयू एक अकेले चिप जैसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसमें होता है और इसमें एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। प्रश्न 44 है कि सुपर कंप्यूटर क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर था जो कि सबसे छोटा। उसके बाद सुपर कंप्यूटर क्या है कि सुपर कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली और बड़े-बड़े कामों के लिए किया जाता है इसका और इसमें काफ़ी इसका क्षमता होता है। और इसमें जो उपयोग बहुधा वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता है। ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन में भी तीव्र गति करती है। इसमें मतलब बड़े-बड़े कंपनियों में इसे काम किया जाता है। उसके बाद आता है 45 की पर्सनल कंप्यूटर क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर जो कि पीसी हम बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर ही होता है जो कि आजकल जो है 8486 एवं पेटियम अ, पेटीएम जो एमएमएक्स एवं सेकेंड थर्ड प्रोसेसर का उपयोग करते हुए बनाए जाते हैं। तो ये पर्सनल कंप्यूटर होता है। प्रश्न 46 है कंप्यूटर के कितने अंग होते हैं उनके नाम लिखिए। तो कंप्यूटर के अनेक अंग हैं जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, स्कैनवेयर, लाइवेयर। प्रश्न 47 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 2 भागों में विभक्त एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रश्न 48 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के परिचालन के लिए आवश्यक है। यह कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न कार्यों को ये नियंत्रित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न 49 है कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास की शुरुआत कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर के विकास की शुरुआत 1940 ईस्वी के दशक में हुई। प्रश्न 50 है कि पहला स्वचालित अंकगणितीय यंत्र किसने बनाया? तो 17वीं शताब्दी में फ्रांस के नवयुवक ब्लेज पास्कल ने पहला स्वचालित अंकगणितीय यंत्र बनाया। प्रश्न 51 है कि कंप्यूटर की पीढ़ियों से क्या आशय है? तो कंप्यूटर के विकास के विभिन्न अवस्थाओं को कंप्यूटर की पीढ़ी कहा जाता है। प्रश्न 52 है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास कब हुआ? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास 1946 ईस्वी के आसपास हुआ। प्रश्न 53 है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाना है। प्रश्न 54 है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम समय क्या है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय जो है 1955 से शुरू हुई और 1965 तक माना जाता है। प्रश्न 55 है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या थी? तो तीसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर है वो मुख्य निम्न विशेषता थी जैसे कि कंप्यूटर का छोटा आकार, दूसरा ये कि अधिक गणितीय क्षमता, तीसरा है कि कम लागत एवं रख-रखाव और चौथा है कि कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये विशेषता है। प्रश्न 56 है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चौथी पीढ़ी की भी मुख्य विशेषता थी जैसे कि अत्यंत छोटा आकार, अधिक विश्वसनीयता, तीसरा है कि अधिक प्रोसेसिंग गति, कम ऊष्मा उत्पन्न करना, अत्यधिक सस्ते। प्रश्न 57 है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता लिखिए जो है। तो इसमें 5वीं में आता है पहला कि मानव स्वर समझना, उपयोगकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बुद्धिमत्ता से देना और तीसरा है कि एक साथ कई कार्य करना। चौथा है कि मनुष्य के साधारण भाषा में संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 58 है कि ईमेल क्या है? तो ईमेल जो है इंटरनेट के क्षेत्र में यह सेवा ज़्यादा प्रचलित है। अधिकांश इंटरनेट सेवा जो प्रदाता अपने उपभोक्ता को यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इस सेवा का प्रयोग करने के लिए एक ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है, जो कि हर कोई अपने फ़ोन